भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। ये मंच समर्पित है उस विरासत को जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विश्व में विशिष्ट बनाया है। संस्कृति संवाद सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि ये एक अनुभव है, एक सफर है जहां हर रीति, हर परंपरा के पीछे छिपी होती है एक अनकही कहानी, और हर कहानी में होता है जीवन का एक गहरा संदेश। हमारा उद्देश्य है इन कहानियों को, इस कला और इतिहास को आप सब तक पहुंचाना, ताकि हम सब मिलकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गहराई के साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृति संवाद के आज के सफर की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के एपिसोड की खास झलकियों पर। संगोष्ठी का विषय था यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इन साउथ एशिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस। समानता ही लोकतंत्र की आत्मा है और भक्ति संप्रदाय के भक्तों ने विदिते वेदितव्याः अधिगतयाथा तथ्याः। पहले संहिताएं। गांव में एक विशाल पेड़ है जिसे लेइहाइयो मैग्नोलिया चंपाका ट्री के नाम से जाना जाता है। झलकियां देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां से। नोएडा स्थित जेएम इंटरनेशनल के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का शैक्षिक भ्रमण किया, जहां उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति की विविधताओं को जाना। इस अवसर पर कला निधि विभागाध्यक्ष एवं डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने विद्यार्थियों को न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, बल्कि उनके साथ प्रेरणादायी संवाद भी किया। बच्चों ने केंद्र के प्रभागों में हो रहे कार्यों को देखा और उन्हें जाना भी। इस शैक्षिक भ्रमण में छात्रों के साथ स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर भावना कुलश्रेष्ठ और शिक्षक गण भी मौजूद रहे। शैक्षिक और सांस्कृतिक ज्ञान से परिपूर्ण इस अनुभव के अंत में भी सभी छात्रों ने एक स्वर में एक देश एक धड़कन अभियान का समर्थन कर राष्ट्रीय एकता पर संदेश दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और यूनेस्को में नई दिल्ली कार्यालय के सहयोग से एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इन साउथ एशिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस। इस संगोष्ठी में दक्षिण एशिया में दस्तावेजी धरोहर के संरक्षण से जुड़े प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर कला निधि विभाग के प्रमुख और डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डॉक्टर फैक्सन बांडा, सुश्री जोई स्प्रिंगर, आईजीएनसीए के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की विशेष सचिव सुश्री रंजना चोपड़ा और अन्य गणमान्य वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम पर 3 दिवसीय वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि भी एकत्रित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य था
दक्षिण एशिया की अमूल्य दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित रखने के लिए साझा रणनीतियां विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक स्मृति को संजोने की दिशा में ये एक सार्थक पहल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपद संपदा विभाग द्वारा हनुमंता सुंदरकांड इन शैडो पपेट्री डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री भारत के 6 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा की छाया कठपुतली परंपराओं का भव्य संगम है। हर राज्य की अपनी शैली, अपनी रंगत और अपनी जीवंतता है, जो मिलकर सुंदरकांड के दिव्य दृश्य को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। मुक्ति अहेतुकी प्रोडक्शंस के सहयोग से निर्मित इस फिल्म का निर्देशन किया है सुश्री जपना तुलसी ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित प्रस्तुति आखर के 17वें संस्करण में डॉक्टर अभिषेक कुमार की पुस्तक कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल नॉलेज इन मिथिला का पाठ किया गया। ये पुस्तक मिथिला की सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं की गहराई को पाठकों के सामने लाती है। इस हफ्ते की सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरफ। भारत में संगीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के जनजीवन की हर धड़कन में संगीत बसा है। चाहे जीवन की शुरुआत हो या फिर अंत हो, हर अवसर पर सुरों की उपस्थिति रहती है। जन्म पर मंगल गीत गूंजते हैं और मृत्यु के क्षणों में भी स्वर विलाप सुनाई देता है। यही तो है भारतीय संगीत की आत्मा, जिसमें भावनाओं की गहराई भी है और विविधता की बहार भी है। यहाँ प्रचलित संगीत की विभिन्न शैलियों में से लोक संगीत की एक शैली है बाउल संगीत, जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जीवन में एक मार्गदर्शन की तरह है। ये गायन की परंपरा नहीं बल्कि आत्मा से जुड़े अनुभवों की अभिव्यक्ति है। बाउल साधक अपने गीतों के जरिए आध्यात्मिकता का संदेश फैलाते आए हैं। यूनेस्को ने भी इस परंपरा को पहचाना और बाउल संगीत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। तो आइए आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस विशेष सेगमेंट में देखते हैं प्रख्यात बाउल संगीतज्ञ पार्वती बाउल और उनके साथियों की एक दिल छू लेने वाली प्रस्तुति। Nadiai
बाउल संगीत के बाद अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट सिने सर्कल का। पिछले कई एपिसोड्स में हम आपको इस सेगमेंट में दिखा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की एक यात्रा, जिसमें हम आपको वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जनता की सहभागिता को दिखा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच विजयनगर साम्राज्य में सहभागी शासन व्यवस्था को दिखाया। आज इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं लोकतंत्र पर आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी में एकता और एकात्मकता लोकतंत्र की आत्मा, जिसमें आप जानेंगे भक्ति संप्रदाय के संतों में समानता ही लोकतंत्र की आत्मा है। इस संदेश को कैसे जन जन तक पहुंचाया। एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति। समानता ही लोकतंत्र की आत्मा है और भक्ति संप्रदाय के भक्तों ने इस सिद्धांत को लोक भाषा में जनमानस तक पहुंचाया। स्वामी रामानुजाचार्य कहते हैं, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं और सभी को अपनी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर को मानने का समान अधिकार है। संत बासवन्ना कहते हैं, न चोरी करो, न हत्या, न घृणा करो, न घमंड, न झूठ बोलो, न क्रोध करो, न ही अपशब्द कहो। इस प्रकार सभी को समान समझना ही आंतरिक और बाह्य पवित्रता है। यह हमारे इष्ट को जीतने का एकमात्र मार्ग है। स्वामी रामानंद कहते हैं, हरि का नाम जपते हुए भक्ति करने पर कोई भी जाति पंथ नहीं पूछता। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, पाप का उन्मूलन ज्ञान के प्रकाश से ही होता है। संत कबीर कहते हैं, जब हर घड़े के निर्माण में एक समान वायु, जल और मिट्टी का उपयोग होता है, उसे बनाने वाला कुम्हार अर्थात सृष्टि का रचयिता एक है, तो इन घड़ों अर्थात मनुष्यों का ऊंच नीच शब्दों से नामकरण करना अनुचित है। संत रविदास कहते हैं, मेरे तेरे में वैसे ही अंतर नहीं जैसे जल और तरंग में नहीं। लाल देद कहती हैं, जो आध्यात्मिक प्रकाश मेरे भीतर है वही बाहर है, बल्कि हर जगह है। फिर आपकी सृष्टि के विविध रूपों का क्या अर्थ है। गुरु नानक देव कहते हैं, जो सबको समान मानते हुए सब में राम को पहचानते हैं और हरि के गुण गाते हैं, वे सबसे ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। श्रीमंत शंकर देव कहते हैं, भक्ति जात पात एवं शास्त्र ज्ञान से ऊपर है। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव वे हैं जो दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं। वे दुखी लोगों की सहायता तो करते हैं, परंतु अपने मन में कभी अहंकार नहीं जागने देते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे आशीर्वाद से आध्यात्मिक गुरु बनो और सभी धरावासियों को श्री कृष्ण का नाम देकर उनका उद्धार करो। कवि पूंदानम नंबूदरी कहते हैं, हर प्राणी का जन्म और मृत्यु काल भिन्न भिन्न होता है, फिर जीवन काल में हम क्यों भेदभाव में अपना समय व्यर्थ करें। संत तुकाराम कहते हैं, जो संकट काल में औरों का दुख हर लेता है, वह सच्चे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वयं ईश्वर का वास होता है। बुल्ले शाह कहते हैं, चलो ऐसी जगह चलें जहां सभी अंधे हों, अर्थात किसी की आंखों में भेदभाव न हो, जहां न कोई हमारी जाति को जाने न ही हमारा मान करे। हमारे इन संतों की वाणी का यही सार है कि समानता ही लोकतंत्र का मूल है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको मिलवाते हैं देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों के साथ, जिनकी सोच और कला ने समाज को एक नई दिशा दी। आज के इस विशेष सेगमेंट में हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिन्होंने संस्कृत भाषा को न केवल जीवित रखा बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई भी दी। हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी की, जो एक महान संस्कृत विद्वान, प्रख्यात साहित्यकार और भाषा शास्त्री भी रहे हैं। उन्होंने अपने लेखन और शोध से यह सिद्ध किया कि संस्कृत केवल प्राचीन ग्रंथों की भाषा नहीं बल्कि समकालीन विचारों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। डॉक्टर शास्त्री ने संस्कृत में 3 महाकाव्यों की रचना की। इसके साथ ही उनकी उपलब्धियों में से एक ये भी है कि उन्होंने थाईलैंड की महारानी को संस्कृत सिखाई थी। तो आइए इस विशेष साक्षात्कार में देखते हैं पद्म भूषण डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के साथ हुई दिलचस्प बातचीत के कुछ अंश। संस्कृत जैसी भाषा जो इतनी परिष्कृत भाषा है, अभिजात्य वर्ग की भी भाषा रही है, जनसाधारण की भी भारतवर्ष में भाषा रही है, हमारे वेदों की भाषा रही है। उस भाषा में मौलिक रचनाएं जो हुई हैं, चाहे वो रचनात्मक हों चाहे वो समीक्षात्मक हों, उसकी क्या परिपाटी रही है, आप इस पर प्रकाश डालें। संस्कृत वाङ्मय सहस्रों वर्ष पुराना है जी। वैदिक वाङ्मय के बाद लौकिक वाङ्मय का काल आता है जी। वैदिक वाङ्मय को तो हम श्रुति कहते हैं जी। उसका तो साक्षात ऋषियों ने किया जी। साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बहु जी। परावरज्ञाः विदिते वेदितव्याः अधिगतयाथा तथ्याः। पहले संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर सूत्र ग्रंथ और फिर आरण्यक और उपनिषद। इसके साथ ही वैदिक वाङ्मय समाप्त होता है। उपनिषद को इसीलिए वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वैदिक वाङ्मय का वो अंत है, अंतिम भाग है। कालिदास ने इसी अर्थ में उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया था। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी। इसके बाद रामायण महाभारत और पुराणों का काल आता है। रामायण और महाभारत ये हमारे वाङ्मय की अद्वितीय कृतियाँ हैं। रामायण का प्रणयन महर्षि वाल्मीकि ने किया था और महाभारत का महर्षि वेदव्यास ने। पुराणों का भी महर्षि वेदव्यास ने ही प्रणयन किया। 18 पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः। वाह, बहुत सुंदर। सत्यवती के पुत्र ने 18 पुराणों की रचना की। विशाल वाङ्मय है ये। इसमें लाखों पद्य हैं जी। अकेले महाभारत में ही 1 लाख पद्य हैं और फिर पुराणों को मिला करके तो कितने लाख होंगे इसका तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं। अकेला स्कंद पुराण है जिसमें 80,000 पद्य हैं जी। और इस तरह का 18 पुराण है और 18 उपपुराण हैं जी। तो ये एक विशाल वाङ्मय अपने ढंग का रहा। संस्कृत भाषा की एक विशेषता ये है जी। कि ये अपने में संपूर्ण एक विचार को समाहित किए हुए है। प्रत्येक शब्द जो है दैट रिप्रेजेंट्स वन पर्टिकुलर थॉट। ये पूरे विचार, किसी विचारधारा का द्योतक है वो। कोई द्योतक है जिसको लेकर के कहते हैं। यही मैंने व्याख्यान कभी प्रस्तुत किया था काशी विद्यापीठ में और उसका शीर्षक यही था, वो अंग्रेजी में था कि इंडियन कल्चर इन द लाइट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा की दृष्टि से भारतीय संस्कृति का विवेचन जो है, प्रत्येक शब्द जो है उसका एक इतिहास, वो एक शब्द की एक कहानी है। अब उस कहानी को सुन लेकर ये कान चाहिए जी। अवश्य, केवल यही मुख्य तो बात यही है उसके लिए। कालिदास मेरे अत्यंत प्रिय कवि हैं। मैं तो उनका भक्त यानी अनन्य भक्त जी।
इसलिए मेरी कृतियों में अनायास ही कालिदास की पंक्तियाँ, कालिदास के वाक्य, कालिदास के शब्द आ जाते हैं। जी जी। कालिदास पर जितना लिखा गया है। एक बार की बात ये थी कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मैं एक्सटर्नल मेंबर था, बाह्य सदस्य था। तो किसी छात्र या छात्रा ने कालिदास पर किसी विषय का प्रस्ताव रखा था पीएचडी करने के लिए, तो बोर्ड के अन्य सदस्य तो कहने लगे कि तत्काल ही कि इस कालिदास पर बहुत लिखा गया है, इस विषय को, इसको निरस्त कर देना चाहिए। तब मैंने उनसे कहा, मैं न आपकी छात्रा को जानता, न मैं छात्र को जानता, पर जो बात आपने कही है मैं केवल उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कालिदास पर जितना लिखा गया है उतना ही और अगर लिखा जाए तो भी कम है। तो ये थे पद्मभूषण डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री। अब कार्यक्रम संस्कृति संवाद में बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा आखिरी सेगमेंट, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और यहाँ की परंपरा से। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। आज इस सेगमेंट में जानिए मणिपुर के वांगू गांव के बारे में। वांगो, जो अपने लेइहाइयो मैग्नोलिया चंपाका ट्री और अपने कपड़े बनाने की कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। गांव में एक विशाल पेड़ है जिसे लेइहाइयो मैग्नोलिया चंपाका ट्री के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ गर्मियों के लिए बहुत महत्व रखता है। गांव वालों की माने तो इसके पीछे एक विस्तार गाथा है। वांगू बाजी एक माई चौथ है जो मेईतेई पारंपरिक ज्ञान में पारंगत एक विद्वान व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वो हवा में गायब हो गए और अपने लापता होने से पहले उसने आसपास के लोगों से कहा था कि वो वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो वहाँ खड़ा सूखा हुआ लेइहाइयो मैग्नोलिया चंपा का पेड़ फिर से जीवित हो जाएगा। कई वर्षों के बाद जब पेड़ पर फिर से कलियां फूटने लगी तो व्यापक रूप से ये माना जाने लगा कि वो जीवन में वापस आ गया है। संभवतः उसका पुनर्जन्म हुआ है। वर्तमान समय में पेड़ की पूजा की जाती है और कई त्योहार और उत्सव यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। पेड़ के निचले हिस्से में एक छेद है जिसकी गांव वालों में मान्यता है कि जब ये छेद पूरा बंद हो जाएगा तब बाकी लोगों के लिए बाकी बाहरी जगहों से व्यापार बढ़ जाएगा। गांव में ईमा तमका लायरेम्बी टेम्पल के नाम से एक मंदिर है। गांव वालों के अनुसार ईमा का अर्थ है माँ, तमका का अर्थ है भगवान का नाम और लैरेम्बी का अर्थ है माता। गांव के कई विशेष उत्सव यहाँ आयोजित किए जाते हैं। गांव में बहुत से पुराने मकान हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से बनाया गया है। इस घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को कुराऊ कहते हैं और पूरी छत बांस की लकड़ी से बनी है और साथ में टीक और ई जैसे लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। लाई हरोबा ये मैतेई लोगों से जुड़ा त्योहार है। लाई हरोबा का अर्थ है मेतिलोन में देवताओं का आनंद उठाना। इस त्योहार में लोग सनमही, पंखगंबा, नांगपोंग निंगथो और लगभग 364 उमंग लाई की पूजा करते हैं। ये त्योहार ब्रह्मांड के निर्माण में देवताओं के योगदान की स्मृति के रूप में आयोजित किया जाता है और ये पौधों, जानवरों और मनुष्यों के विकास की स्मृति में भी मनाया जाता है। एक विशेष मणिपुरी नृत्य जिसे थबल चोंगबा कहा जाता है, ये भी इस त्योहार से जुड़ा हुआ है। थबल का अर्थ है चांदनी और चोंगबा का अर्थ है नृत्य। हालांकि पहले इस विशेष नृत्य के लिए
केवल ड्रम या ढोलक का उपयोग करने की अनुमति थी। अब आधुनिक वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। ये नृत्य हर इलाके में 6 दिनों तक किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सजेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अपने सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।